साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर रेडी क्लासेस में। मैं नरेंद्र सिंह राजावत करंट की सीरीज़ को लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आइए शुरुआत करते हैं अपनी पहली घटना। आर्मेनिया अज़रबैजान की 37 साल पुरानी जंग ख़त्म। आर्मेनिया और अज़रबैजान की 37 साल से जो जंग चल रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो सबसे पहले जानते हैं आर्मेनिया के बारे में। आर्मेनिया पश्चिम एशिया का एक देश है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यह मैप से देखिए ये 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 आर्मेनिया पश्चिम एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी एरेवान और इसकी सीमाएं उत्तर में जहां जॉर्जिया से लगती हैं, वहीं पूर्व में ये जॉर्जिया, ये देख रहे हैं आप जॉर्जिया, पूर्व में अजरबैजान से, दक्षिण में ईरान से और पश्चिम में टर्की से लगती हैं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये छोटा सा हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये वाला ये हिस्सा, ये अजरबैजान का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं इसकी दक्षिण और पश्चिम जो सीमा है वो अजरबैजान से भी लगती है। अजरबैजान के जो प्रधानमंत्री हैं वो निकोल हैं, ये लिखा हुआ है निकोल। अब जानते हैं अजरबैजान के बारे में। अजरबैजान भी पश्चिम एशिया का एक देश है और अजरबैजान की सीमाएं जहां पूरब में कैस्पियन सागर से लगती हैं, वहीं उत्तर में रसिया से और दक्षिण में ईरान से लगती हैं तथा पश्चिम में आर्मेनिया से लगती हैं। आर्मेनिया एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ ईसाई धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार किया। अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं वो इल्हाम अलीयेव, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, और अजरबैजान की जो कैपिटल है, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, बाकू, ठीक है। आर्मेनिया की कैपिटल एरेवान, एरेवान, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऐसा हुआ क्या है, तो आइए जानते हैं इसको। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है जो ये आर्मेनिया और अजरबैजान घटना में बने हुए हैं। तो इनकी जंग चल रही थी 1988 से, और जंग की जो मेन वजह थी, आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये ये हिस्सा जो है अजरबैजान का आर्मेनिया के पश्चिम साइड में, दक्षिण पश्चिम साइड में है। तो अजरबैजान को इस एरिया में आने के लिए ईरान होकर आना पड़ता था, जो कि इनके झगड़े की मुख्य वजह बन चुकी थी। अब क्या होता है, अब इसी अपने हिस्से में आने के लिए अजरबैजान आर्मेनिया से कॉरिडोर की मांग करता है, इस टाइप के कॉरिडोर की मांग करता है, जो कि अभी तक आर्मेनिया के द्वारा नहीं मानी गई थी। लेकिन इस कॉरिडोर के लिए आर्मेनिया को प्रोत्साहित किया, मनाया किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। किसने? ट्रंप ने, ठीक है। ट्रंप ने मनाया और इस कॉरिडोर को प्रस्तावित किया। तो इसको नाम दिया गया है, इसको क्या नाम दिया गया है? इस कॉरिडोर को नाम दिया गया है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी, शांति और समृद्धि का ट्रंप रूट, ठीक है, इसको नाम दिया गया है। अब क्या होता है, ये जो अजरबैजान है, इसका ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। कौन वाला? ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है नखचिवान एन्क्लेव। और एन्क्लेव का मतलब क्या होता है? एन्क्लेव का मतलब होता है कि ऐसा देश जिसका कुछ हिस्सा ऐसे देश में लगता हो जिसके चारों तरफ, वो जो देश है ना, उसका हिस्सा छुपा हुआ हो या बंद हो, वहां पहुंचने में उसको दिक्कत हो रही हो, तो वो एन्क्लेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एन्क्लेव बोला जाता है। तो ये जो नखचिवान वाला अजरबैजान का हिस्सा है, उसको अजरबैजान का नखचिवान एन्क्लेव बोला जाता है। अब जरा थोड़ा पढ़ते हैं। अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव, अजरबैजान, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इल्हाम अलीयेव, अलीयेव, ठीक है, याद रखना, अलीयेव, इल्हाम अलीयेव, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल, ये जो आर्मेनिया देख रहे हैं ये आप, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है निकोल। क्या नाम है? निकोल, निकोल, ठीक है। इनके साथ क्या किया? एक शांति समझौता किया, वो भी किसकी मौजूदगी में?
वो ट्रंप की अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में इन्होंने शांति समझौते पे क्या किया, हस्ताक्षर किए। दोनों देशों में विवादित जो इलाका है, उसके लिए एक ट्रांजिट का मतलब होता है आर-पार, ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने पर सहमति बनी। इस कॉरिडोर को ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को आप याद रखोगे, क्योंकि इस चीज़ के पेपर में इसका पेपर में आने की बहुत-बहुत गुंजाइश बनी हुई है। यह कॉरिडोर जो है अज़रबैजान को उसके नक्शीवान एन्क्लेव से जोड़ेगा। अज़रबैजान ये देख रहे हैं ना, अभी ये अज़रबैजान है, और इसका ये जो छोटा-सा हिस्सा है ये वाला, ये जो है नक्शीवान एन्क्लेव बोला जाता है इसको, ठीक है? इसमें आने के लिए अज़रबैजान को सहूलियत मिलेगी, रिलीफ़ मिलेगी, ठीक है? दोनों नेताओं ने ट्रंप और उनकी टीम को इसका श्रेय दिया। अब दोनों नेता आर्मेनिया के प्रधानमंत्री और अज़रबैजान के राष्ट्रपति, दोनों लोगों ने इसका श्रेय किसको दिया है? श्रेय दिया है ट्रंप को। किसको दिया है? ट्रंप को श्रेय दिया है कि ट्रंप अगर ना होते तो हम लोग ये समझौता नहीं कर पाते। और ना केवल श्रेय दिया, बल्कि ट्रंप को काहे के लिए बोला? ट्रंप को रिकमेंड किया है, राष्ट्रपति ट्रंप को रिकमेंड किया है नोबेल प्राइज़ के लिए, ठीक है? ये भी कहा है कि इनको शांति का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। तो देखिए ट्रंप श्रेय ले गए। आपस में लड़े ये दोनों, और श्रेय किसको चला गया? ट्रंप को। तो ट्रंप ज़्यादातर श्रेय लेने में लगे हुए हैं। भारत पाकिस्तान का जो अभी सिंदूर नाम से ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारत ने, तो उसमें भी ट्रंप श्रेय लेने के चक्कर में थे, लेकिन भारत ने उनका जो है लगने नहीं दिया एक भी, ठीक है? तो इसको आप लोग एक बार देखिए, क्योंकि अगली स्लाइड में हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं। आप अपने दिमाग का टेस्ट लेने वाले हैं कि आपका कंसंट्रेशन कितनी हद तक यहाँ पे था, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे, हैं? अगली स्लाइड पे चलते हैं। ओके, ये आ गए अज़रबैजान के राष्ट्रपति। चलिए बताइए, अज़रबैजान के राष्ट्रपति का नाम क्या था? अज़रबैजान के राष्ट्रपति का नाम क्या था? इल्हाम अलीयेव। क्या नाम था? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इल्हाम 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 अलीयेव अलीयेव, ठीक है? ये राष्ट्रपति कहाँ के हैं? अज़रबैजान के, ठीक है? और इसके बाद जो है आर्मेनिया की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? यहाँ क्या आएगा? बताइए आप। निकोल। क्या आएगा? निकोल, ठीक है? यहाँ पे आएगा निकोल, ठीक। चलिए, अच्छी बात है अगर आपको याद है तो। निकोल ने किसकी मौजूदगी में, यहाँ क्या आएगा बताइए? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, ठीक है? ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों में विवादित इलाके के लिए एक ट्रांजिट कॉरिडोर क्या बनाया जाएगा? ट्रांजिट ट्रांजिट कॉरिडोर कॉरिडोर, ठीक है? एक गलियारा बनाया जाएगा आर पार जाने के लिए, ठीक। कॉरिडोर को गलियारा बोलते हैं, गलियारा बनाया जाएगा। इस पे सहमति होगी। इस कॉरिडोर को नाम क्या दिया गया बताइए? अभी भी जस्ट बताया था, इंटरनेशनल रूट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ट्रंप इंटरनेशनल रूट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है? यहाँ भी ट्रंप का ही श्रेय चला गया। अपने नाम पे ट्रंप ने इस रूट को भी नाम दे दिया, ठीक है? अब ये क्या करेगा? ये रूट करेगा क्या? यह कॉरिडोर क्या करेगा? अज़रबैजान को उसके नक्शीवान एन्क्लेव से, जो अज़रबैजान का हिस्सा था ना आर्मेनिया के हिस्से में, उस नक्शीवान एन्क्लेव इलाके से जोड़ देगा, जो आर्मेनिया से होकर गुजरेगा। दोनों नेताओं ने ट्रंप और उनकी टीम को इसका श्रेय दिया, और यहाँ तक श्रेय दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल के लिए भी रिकमेंड कर दिया, ठीक है? तो ये घटना है आर्मेनिया और अज़रबैजान की, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड पे। अमेरिका चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर। अमेरिका चांद पर क्या करेगा? अमेरिका चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाने वाला है, ठीक है? नासा, सबसे पहले जानते हैं नासा के बारे में। ये क्या है? नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और अगर पूछा जाए नासा का फुल फॉर्म क्या है, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिक्स
स्पेस एजेंसी, ठीक है, एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई है 1958 में, 1958 में, और इसका फुल फॉर्म है नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो इसकी नासा के जो एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब कि कार्यकारी प्रशासक हैं, एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं कार्यकारी प्रशासक, प्रशासक, जो कि कार्य करने की, जो भी कार्य वहाँ होते हैं उसकी प्रशासन का कार्य इनके अंडर में है। उनका नाम है शान डफी। क्या नाम है? शान डफी, डफी। उन्होंने एक चिंता व्यक्त की। क्या चिंता व्यक्त की? उन्होंने कहा कि हाल में इसकी घोषणा की है, काहे की कि अमेरिका चांद पे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा, ठीक। और उनका अमेरिका का मानना है, क्या मानना है कि रूस और चीन, कौन कौन? रूस और चीन, रूस और चीन चांद पर कब्जा करके अन्य देशों के लिए नो एंट्री जोन घोषित कर सकते हैं। तो अमेरिका का मानना है कि रूस और चीन चांद पे कब्जा कर लेंगे और अदर स्टेट को, अदर राष्ट्रों को चांद पे आने के लिए रोक देंगे, नो एंट्री जोन घोषित कर देंगे। इसके लिए अमेरिका ने क्या किया? अब अमेरिका क्या कर रहा है? वहाँ इंसानों को बसाने की प्लानिंग कर रहा है। इससे पहले ही अमेरिका सोच रहा है कि क्यों ना वहाँ पे इंसानों को बसा दिया जाए और कब्जा कर लिया जाए। इंसान रहेंगे तो उनकी कुछ ज़रूरतें भी होंगी। चाँद पर 2 हफ्तों की रात और 2 हफ्तों का दिन होता है। अच्छा, एक चीज़ समझिए आप स्ट्रैटेजी के, चाँद पर 2 हफ्ते की रात होती है, 2 हफ्ते की रात और 2 हफ्ते का दिन होता है। क्यों? इसका रीज़न क्यों है? क्यों ऐसा होता है? इसका रीज़न इसलिए ऐसा होता है कि चाँद जो है वो अपने अक्ष पे 27.3 दिनों में परिभ्रमण करता है और पृथ्वी का चक्कर भी लगाता है कितने दिन में? 27.3 दिनों में। मतलब कि परिक्रमा और परिभ्रमण, परिक्रमण और परिभ्रमण चांद का समान है, और जब समान है तो यहाँ इसीलिए 14 दिन की रात और 14 ही दिन की दिन होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब 14 दिन, अब चूंकि क्या है, सौर ऊर्जा, अब 2 दिन, 14 दिन यहाँ पे अगर दिन रहेगा ना, तब तो सौर सोलर एनर्जी मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करेगा। जब रात होगी तब, रात के लिए सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी ना, उसके लिए अपनी खुद की एनर्जी होनी चाहिए ना, कोई ना कोई वे से। तो इसीलिए अमेरिका यहाँ पे क्या कर रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। क्यों? उससे वो न्यूक्लियर पावर बनाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर पावर बनाएगा, नाभिकीय रिएक्टर स्थापित कर रहा है, उससे बिजली बनाएगा। और 2030 तक चाँद पर ये रिएक्टर बना लेगा अमेरिका। 2030 तक चाँद पर अमेरिका रिएक्टर बना लेगा, प्लानिंग कर रहा है। और कंपनियों को 100 किलोवाट बिजली पैदा करने वाला रिएक्टर बनाने के लिए बोली भी लगानी होगी, ठीक है। ऐसा अमेरिका ने अनाउंसमेंट कर दिया है। चलिए, चलें अगली स्लाइड पे, आपका लेते हैं टेस्ट कि आपने क्या अभी तक सीखा। ठीक है, इसमें आ जाएँ। ओके, ठीक। हाँ, तो कहाँ के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर शॉन डफी? तो सबको पता है, नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। स्थापना कब हुई इसकी? 1958 में। इतना याद रखना है आप, ठीक है। इसने क्या किया? तो इसके एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर शॉन डफी ने हाल ही में इसकी घोषणा की। अमेरिका का मानना है कि कौन कौन? रूस और, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? रूस और चीन, ठीक है। रूस और चीन चांद पर कब्जा करके अन्य देशों के लिए नो एंट्री जोन घोषित कर सकते हैं। अब अमेरिका ने उनसे पहले वहाँ इंसानों को बसाने की प्लानिंग कर रहा है। इंसान रहेंगे तो उनकी कुछ ज़रूरतें भी होंगी चांद पर। अब यहाँ पे क्या आएगा? 14, सॉरी 2, 2 हफ्तों की रात और 2 हफ्तों की का ही दिन होता है। ऐसे में सौर ऊर्जा पूरी तरह से निर्भर नहीं ऐसे में सोलर एनर्जी पे पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि 14 दिनों के लिए पृथ्वी चांद पे रात हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका कब तक? यहाँ आएगा 2030 तक चांद पर नाभिकीय, यहाँ क्या आएगा? नाभिकीय रिएक्टर
न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी बनाकर बिजली बनाने की प्लानिंग कर रहा है। और कंपनियों को क्या कहा गया है कि कंपनियों को 100 किलोवाट, कितना याद रखने वाला डेटा है ये, 100 किलोवाट बिजली पैदा करने वाला रिएक्टर बनाने के लिए बोली लगानी है, ठीक है। अगर आपको ये डेटा याद है, आपको ये जितना भी मैं पूछ रहा हूँ याद है, तो आप पूरी तरीके से वीडियो में कंसंट्रेट हैं, ठीक है। अदरवाइज कंसंट्रेट होने की कोशिश करिए, ठीक। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, ठीक है। मिजोरम प्रोजेक्ट ब्लूम, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में एक प्रोजेक्ट चल रहा है ब्लूम। अब ब्लूम की फुल फॉर्म क्या है? ब्लूम की फुल फॉर्म क्या है? तो बी से हो गया बेटर, एल से हो गया लिविंग, ओ से हो गया आउटरीच, आउट रीच, फिर अगले ओ से हो गया ऑप्टिमल, ऑप्टिमल, ठीक है। और इसके बाद जो है एम से हो गया मैटरनल, METERNAL, मैटरनल, और बाद में लिखा है एंड चाइल्ड हेल्थ। मतलब इसका है कि माँ के इष्टतम प्रयोग द्वारा बच्चे के स्वास्थ्य में अत्यधिक सुधार करना। ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया है? इसकी डेट आपको याद रखनी है, 17 जून 2025, ठीक है। ये डेट स्टैटिक जीके में डेट काम आएगी, आपको स्टैटिक जीके में डेट याद रखनी है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या है, प्रोजेक्ट ब्लूम के माध्यम से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ चैलेंजेस। अब ये कर मिजोरम में चल कहाँ रहा है? मिजोरम का एक जिला है लुंग लेई। कौन जिला है? लुंग लेई, ठीक है। लुंग लेई जिले के एक ब्लॉक का नाम है लुंगसेन। कौन सा ब्लॉक है? लुंगसेन। इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, लुंगसेन एस्पाइरेशनल, आकांक्षी जो जिला है ना लुंगसेन, वहाँ पे ये मिशन जो है लुंगलेई जिले में चल रहा है। द रीजन विद इट्स डिफिकल्ट टेरेन, हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट। मतलब कि एक डिफ़िकल्टी होती है, ऊंचाई पे स्थान, दुर्गम पहाड़ियों पे ये स्थान है, ठीक है। यहाँ पे जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट, काफ़ी खर्चा आता है, ठीक है, सामान को पहुँचाने के लिए। लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, वहाँ पे इंटरनेट की भी इतनी सुविधा नहीं है। अवेयरनेस गैप, और जागरूकता का भी अभाव है। तो ये प्रोजेक्ट ब्लूम जो है वहाँ पे क्या करेगा? जागरूकता को बढ़ाएगा, वो भी माँ के इष्टतम प्रयोग द्वारा, जिससे बच्चे की मतलब चाइल्ड हेल्थ में सुधार लाना इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। और इसको जो है स्पॉन्सर कौन कर रहा है? नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म बता सकता है कोई? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है, ठीक है। और नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। ये मोदी गवर्नमेंट द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। नीति आयोग देश के लिए, राज्यों के लिए नीतियां बनाता है। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जहाँ पे आपका टेस्ट होना है, ठीक। चलिए देखते हैं। लॉन्च ऑन जून, कब लॉन्च करेगी ऑपरेशन प्रोजेक्ट ब्लूम है, कब लॉन्च किया गया? तो इसकी डेट क्या है? 17 जून 2025, 25 सॉरी, ठीक है, 25। प्रोजेक्ट ब्लूम, बेटर लिविंग, आउटरीच, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिमल, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद चैलेंजेस इन कौन से ब्लॉक की बात करी थी मैंने? लुंगसेन। कौन से ब्लॉक? लुंगसेन, ये ब्लॉक का नाम है। अच्छा, इसमें थोड़ा आप लोग याद रखना है कि ब्लॉक का नाम लुंगसेन है और डिस्ट्रिक्ट का नाम लुंगलेई है, लुंगलेई, ठीक है। ये याद रखना, मिजोरम का डिस्ट्रिक्ट लुंगलेई और मिजोरम का ब्लॉक लुंगलेई, डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक लुंगसेन।
मिजोरम डिस्ट्रिक्ट मतलब लुंगलेई, और यहाँ पे क्या आएगा, लुंगसेन। ठीक है, द रीजन विच इज डिफिकल्ट टर्न, बट ठीक है ठीक है। ये तो अगर आपको इतना याद है ना ये, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं। ठीक, कंसंट्रेशन में। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। एक पेड़ माँ के नाम 2.0, एक पेड़ माँ के नाम 2.0। ये क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र बनारस, पीएम मोदी बनारस से सांसद हैं। ये तो सबको ही पता होगा, पीएम मोदी कहाँ से सांसद हैं, बनारस से, वाराणसी से। उन्होंने 2.0 एक पेड़ माँ के नाम 2.0 की शुरुआत की। तो 1.0 की शुरुआत फिर कहाँ से हुई थी और कब से हुई थी? 1.0 की शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी जी ने कब करी थी? 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 को 1.0 की, एक पेड़ माँ के नाम 1.0 की शुरुआत हुई थी। और ऐसी शुरुआत 2.0 की हुई है, कब हुई है? 5 जून 2025 को। और कहाँ से करी? बनारस में। मोदी जी ने बनारस में एक पेड़ माँ के नाम लगा के इस अभियान का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश का वन आच्छादन 25% है, मतलब कि टोटल एरिया जो उत्तर प्रदेश का है, कितना एरिया है? 2,28,940, 2,28,940 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है टोटल यूपी का, उसमें से केवल 25% पे ही वन है। जबकि स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है कि 33% पे क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। ठीक, तो इसमें जो है, इस अभियान में स्पेशल क्या है? इस अभियान में माँ को भी सम्मान देना है, साथ में जलवायु परिवर्तन को भी बचाना है, जलवायु परिवर्तन को भी बचाना है, और अपने पर्यावरण को सेफ रखना है। ठीक, तो सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाइए, मैंने लगाया हुआ है। ठीक, चले आगे बढ़े। ओके, ये आइए, देश की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र। भैया ये पेपर में जरूर बनेगा, किसी भी, चाहे एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, ये क्वेश्चन बनना है, समझ लो आप। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाता है जहाँ पे केवल मालगाड़ी निकलती है, मालगाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी, और उनमें माल होता है, यात्री गाड़ी नहीं होती है, मालगाड़ी होती है। उनके लिए स्पेशली ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाता है। और रुद्रास्त्र नाम की देश की सबसे लंबी मालगाड़ी इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर चलाई गई। इस मालगाड़ी में कितने डब्बे थे? बैगन मतलब डब्बे 588। ठीक है, और इंजन कितने लगे थे? इंजन लगे थे 7 इंजन लगे थे, और 588 क्या लगे थे? बैगन मतलब डब्बे जिसमें माल भरा था। इसकी लंबाई लगभग कितनी थी? 4.25 किलोमीटर। किसकी? इस रुद्रास्त्र मालगाड़ी की। इसकी लंबाई देख रहे हो आप, ये देख रहे, देखो देखो ये कहाँ तक चलेगी पता नहीं। 4.25 मतलब 4.25 किलोमीटर इस रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई, और ये देश की सबसे लंबी मालगाड़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल। देखिए एक चीज समझिए, रेलवे के जोन कितने होते हैं? भारतीय रेलवे के 18 जोन है। कितने जोन है? 18। और 18 जोन 70 मंडल मतलब डिवीजन में बटा हुआ है। उन्हीं में से एक डिवीजन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसको पहले किस नाम से जानते थे? मुगल सराय के नाम से। किस नाम से? मुगल सराय के नाम से। यहीं से बिहार का बॉर्डर, बिहार और यूपी का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ठीक, तो ऐसा करने वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इतिहास रचने वाला मंडल बन गया जिसने रुद्रास्त्र को जो है चलाया। ठीक, इतना आपको समझ में आया? बढ़े अगली स्लाइड पे, चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए आप, कौन सा कॉरिडोर? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, कॉरिडोर। ठीक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर क्या हुआ है? रुद्रास्त्र किस नाम की? यहाँ पे क्या आएगा? रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र, रुद्रास्त्र नाम की देश की सबसे लंबी यात्री गाड़ी या मालगाड़ी, बताइए? तो मालगाड़ी। ठीक है, मालगाड़ी है, मालगाड़ी। ठीक,
कितने बैगन थे बताइए? बैगन मतलब डब्बे, 588। यहाँ पे क्या आएगा 588। और इंजन कितने थे? 7। 7 इंजन लगी थी जिसकी लंबाई कितनी थी? 4.25 किलोमीटर। ठीक है। और कहाँ पे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल। दीनदयाल विरुद्ध संभारी हरहुनाथमम संकटवादी, मतलब दीनदयाल उपाध्याय मंडल का नाम है भैया, मंडल का नाम। ठीक है। मंडल ने ऐसा करके ऐसा याद रख दिया। भारतीय रेलवे कितने जोन में डिवाइडेड है? 18। कितने मंडल में डिवाइडेड है? 70। अच्छा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो लुधियाना से सोनपुर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? सोनपुर तक। ठीक है। और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है दिसंबर 2025 तक परिचालन में आ जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़े। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो आप लोग। हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी कैंसर कारक है भैया। WHO। आइए, WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म सबको पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेड ऑफिस बताओ? इसका हेड ऑफिस जो है स्विट्जरलैंड, यूरोप का देश है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेड ऑफिस है। और इसके चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? इस टेड्रियोस। टेड्रियोस, ठीक है, टेड्रियोस इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक, इसने क्या किया? इसने जो है हेपेटाइटिस डी को, डी 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 फॉर डॉग, डी को कैंसर कारक घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस डी जो है लीवर का एक गंभीर रोग है। जो हेपेटाइटिस डी वायरस, HDV, मतलब कि हेपेटाइटिस डी वायरस, HDV, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस डी वायरस, डी फॉर डॉग वाला डी, डी वायरस। वायरस का नाम क्या है? डी नंबर वाला वायरस। डी वायरस क्या करता है? ये जो है कैंसर कारक होता है। ठीक है। ये अनोखा है क्योंकि यह केवल हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को ही संक्रमित करता है। अब डी वायरस आता कैसे? अगर कोई वी से संक्रमित है, हेपेटाइटिस बी से जो कोई संक्रमित है, वो डी से संक्रमण होने का उसमें ज़्यादा संभावना बनी रहती है। हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो वायरस द्वारा होता है। कैसे होता है? वायरस द्वारा होता है। ये मुख्य रूप से लीवर को, काय को प्रभावित करता है? यकृत को, लीवर को अफेक्टेड करता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ABCD, ABCD, ABCD और E, सीरियल से ही हैं सब। 5 प्रकार के वायरस से ये हो सकता है। क्या हो सकता है? लीवर का कैंसर। हेपेटाइटिस लीवर का कैंसर 5 प्रकार के वायरस से हो सकता है। अब करें क्या? हेपेटाइटिस बी का टीका लगाकर आप हेपेटाइटिस डी से बच सकते हैं। काय का टीका लगवाओ? हेपेटाइटिस बी का, जिससे आपकी रोकथाम किसकी होगी? डी की। हेपेटाइटिस बी के सह संक्रमण के जोखिम को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसको? हेपेटाइटिस, सॉरी, हेपेटाइटिस डी को, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को कैंसर कारक घोषित कर दिया है। हेपेटाइटिस डी यकृत, यहाँ पे क्या आएगा? यकृत मतलब लीवर। लीवर का एक गंभीर रोग है जो हेपेटाइटिस डी किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। यहाँ पे क्या आएगा? बी, बी के कारण होता है। ये अनोखा है क्योंकि यह केवल बी, यहाँ पे बी आएगा, बी वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को ही संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस एक संक्रमण, वायरल संक्रमण जो मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है। और ये ABCDE मुख्य रूप से बी है। होने को तो चारों पाँच पाँच से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से बी जिसको है ना, उससे डी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप लोग इससे जो है खुद को बचाइए, रोकथाम रखिए। इस प्रकार के वायरस से हो सकता है। तो टीका काय का लगवाएं? हेपेटाइटिस बी वाला टीका लगवा के आप हेपेटाइटिस डी से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पे।
एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। दिल्ली में एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एम एस स्वामीनाथन, ये कौन थे? ये हरित क्रांति के जनक। एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का क्या माना जाता है? हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और ये क्रांति हुई कब थी भारत में? भारत में ये क्रांति हुई है 1967, 1967 में हरित क्रांति हुई है भारत में, और एम एस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। इस क्रांति में हुआ क्या? इस क्रांति में गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था, रिकॉर्ड पैदावार होने लगी गेहूं की। ठीक है, उन्होंने किया क्या? उन्होंने उन्नत बीजों का विकास किया, कृषि में नई नई तकनीक का प्रयोग किया। उन्हीं के नाम पे भारत सरकार ने एक पुरस्कार अनाउंस किया है जिसको बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। तो ये पहला पुरस्कार किसको दिया गया? फर्स्ट फर्स्ट प्राइज दिया गया है नाइजीरिया के वैज्ञानिक, उनका नाम क्या है? एडमोला एडनेले, एडमोला एडमोला एडेनले, एडेनले, याद रखना, अगली स्लाइड में पूछेंगे। एडमोला एडेनले, ठीक है। इनको जो है भारत ने प्रथम बार क्या दिया? ये हैं कहाँ के? नाइजीरिया के। कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। इनको भारत सरकार ने प्रथम एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया हुआ है, ठीक है। और दिया क्यों दिया है? भूखमरी से लड़ने के उनके प्रयासों के लिए। इन्होंने लड़ाई लड़ी है कैसे? भूखमरी से, भूखमरी से। इन्होंने भूखमरी से लोगों को बचाया हुआ है। उनके इन प्रयासों के लिए भारत सरकार ने उनको एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया हुआ है, ठीक है। प्रोफेसर स्वामीनाथन का 23 सितंबर 2023, अच्छा हाँ, हरित जो स्वामीनाथन जी है ना, इनका जस्ट जो है निधन हुआ है 23 सितंबर 2023 को निधन हुआ है। और उनको जो है 2024 में मृत्यु उपरांत, ठीक है, मरणोपरांत क्या मिल चुका है? भारत रत्न दिया जा चुका है। क्या दिया जो है? भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखते हैं वहाँ पे। ये है दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मोदी ने नाइजीरिया, यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नाइजीरिया, नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया के वैज्ञानिक प्रोफेसर, नाम क्या बताया था मैंने? याद है या भूल गए? एडमोले एडेनले, एडेनेले, ठीक है, एडेनले। ये नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं, एडेमोले एडेनले नाम है इनको। उनको नाइजीरिया में काहे के लिए? भूखमरी, काहे के लिए? भूखमरी, याद रखना भाई, ये यही तो पेपर में बनने वाली चीज़ें हैं। भूखमरी से लड़ने के लिए, उनके प्रयासों के लिए, खाद्य और शांति के लिए प्रथम, ये पहला ही है, प्रथम एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया। प्रोफेसर स्वामीनाथन 23 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। उन्हें 2024 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार भारत रत्न, किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चलें आगे, ओके। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब क्या बनेगा? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल बैंक बनेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या बनने वाला है? अब ये जो है बनने वाला है यूनिवर्सल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई के बारे में जानो। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसको जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय बैंकों का रेगुलेटर होता है, उनको लाइसेंस जारी करता है, उनको रेगुलेट करता है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है, और करेंसी का मैनेजमेंट करता है। तो इसने क्या किया? इसने आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल का लाइसेंस देने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, मतलब लिखित में मंजूरी दे दी, ठीक है। एक लघु वित्त बैंक के सार्वभौमिक बैंक में परिवर्तित होने के लिए पात्रता मानदंड यह है कि उसके पास कम से कम 5 वर्षों का संतोषजनक प्रदर्शन होना चाहिए। यूनिवर्सल बनने के लिए आपको 5 साल तक अच्छी तरीके से कार्य किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाइड। और क्या होना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बीएससी में, एनएससी या फिर बीएससी में, कहाँ? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब एनएसई
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और वीएसई, इनमें से कोई एक या दोनों। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यहाँ पे लिस्टेड होना चाहिए, प्लस उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया, कितनी होनी चाहिए, 1,000 करोड़ रुपया इसकी नेटवर्थ होनी चाहिए। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, देखिए नेटवर्थ का मतलब होता है कि कोई किसी के पास मान लो टोटल संपत्ति है, ठीक है, उसमें से उसकी देनदारियां कितनी है, इनको करते हैं माइनस, फिर जो इक्वल टू में जो बचता है, कुल संपत्ति और ये होगी देनदारी। कुल संपत्ति से जब देनदारी को हटाते हैं तो हमारी नेटवर्थ हमें निकल के आती है। तो ये नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए, 1,000 करोड़ की, ठीक है। तो ये सब नॉर्म्स को जो है यूनिवर्सल बैंक ने फॉलो किया हुआ है, इसीलिए आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक को काय का लाइसेंस दे दिया, यूनिवर्सल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। अमित शाह मंगलवार मतलब 5 अगस्त, मंगलवार लिखा है, इसका मतलब है 5 अगस्त। 5 अगस्त का दिन जो है बीजेपी के लिए बहुत ही लकी है, क्या है, लकी है। 5 अगस्त को राम मंदिर का इनॉग्रेशन, भूमि पूजन हुआ था, क्या हुआ था, भूमि पूजन, ठीक है। और 5 अगस्त को ही क्या हुआ है जम्मू कश्मीर में, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक। लंबे समय केंद्रीय गृह मंत्री बने 30 मई 2019 को कार्यभार संभालने के बाद। गृह मंत्री का कार्यभार इन्होंने कब संभाला, अमित शाह जी ने, 30 मई, 30 मई 2019 को, ठीक है। 30 मई 2019 को कार्यभार संभालने के पद के बाद 2258 2258 दिन तक पद पर रहने के साथ अमित शाह ने अब वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, पहले इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को रिकॉर्ड तोड़ा इतने दिन रहने के बाद, फिर कांग्रेस के गोविंद वल्लभ पंत, इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब ये क्या हो गए, ये हो गए नंबर 1 पे, ठीक है। मतलब कि 2258 दिनों से भी ज़्यादा तक भारतीय गृह मंत्री होने का अब किसको रिकॉर्ड जाता है, अमित शाह जी को, ठीक है। तो इन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ दिया, दिग्गज नेता गोविंद वल्लभ पंत को भी पीछे छोड़ दिया, और ये वर्तमान एनडीए, एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। और वो क्या है, INDIA, इंडिया बोलते हैं उसको, ठीक है। ये एनडीए है, वो इंडिया है, ठीक है। तो एनडीए के क्या हो गए, प्रमुख स्तंभ के रूप में उनकी उपस्थिति और भी मजबूत हो गई है। तो अब सबसे ज़्यादा कार्यकाल पूरा करने वाला गृह मंत्री अगर पूछा जाए तो किसका नाम आएगा, अमित शाह जी का नाम आएगा, ठीक। तो चलें आगे, चलिए चलते हैं आगे। सीता माता के मंदिर का शिलान्यास, अभी भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ। आज हम सब लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब सीता माता के मंदिर का शिलान्यास हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं पेपर में, शिलान्यास किया किसने, भूमि पूजन किया किसने, इनॉग्रेशन उद्घाटन किया किसने, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें होती हैं। 8 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी, बिहार में एक जिला है सीतामढ़ी, क्या कौन सा जिला है, सीतामढ़ी, ठीक है। वहाँ पर अमित शाह जी ने 8 अगस्त को सीता मंदिर की क्या रखी, आधारशिला रखी है, ठीक है। मंदिर निर्माण पे 883 करोड़ खर्च होंगे, कितने होंगे, 883 करोड़ रुपया खर्च होंगे। और यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा, ठीक है। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर इस टाइप का बनेगा, देखिए आप, सीता माता का मंदिर इस टाइप का बनेगा बिहार के सीतामढ़ी में। अयोध्या का राम मंदिर, भूमि पूजन बताइए कब हुआ था, भूमि पूजन अयोध्या के राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर जो है, अयोध्या मतलब उत्तर प्रदेश, जो कि सरयू नदी के किनारे है, और वहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, और वहाँ भगवान राम का मंदिर बट बहुत ही विवादों के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय के बाद, भगवान राम का मंदिर उनका भूमि पूजन हुआ है 5 अगस्त 2020 में, ठीक है। इसके बाद उद्घाटन कब हुआ था बताइए, उद्घाटन कह सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी कह सकते हैं।
सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? बताइए ज़रा आप। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा हुई है किसकी? भगवान राम के मंदिर की, ठीक है। अच्छा, जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, उसकी मूर्ति के डिजाइनकार कौन है बताइए? राम मूर्ति के डिजाइनकार कौन है, बता सकते हो आप? चलिए मैं बताता हूँ। राम मूर्ति के डिजाइनकार हैं अरुण योगीराज। अरुण योगी राज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको याद रहनी ही चाहिए, ठीक। और जो वास्तुकार हैं राम मंदिर के, उनका नाम बताओ। जो राम मंदिर के वास्तुकार हैं उनका नाम है चंद्रकांत चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। सोमपुरा, ठीक। ये चीज़ जो है याद रखने वाली चीज़ें हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। आपका टेस्ट ले लेते हैं ज़रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्या नाम आएगा? अमित शाह को। बिहार के, कहाँ के? बिहार के किस जिले में? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में किसकी आधारशिला रखी? राम मंदिर की, लक्ष्मण की, या माता सीता की? सीता मंदिर की। किसकी? यहाँ पे क्या आएगा? सीता मंदिर की आधारशिला रखी। मंदिर निर्माण पे कितना खर्च होने वाला है बताइए? डेटा याद है? 883 करोड़, 883 करोड़ रुपया मंदिर पे खर्च होंगे। यह मंदिर अयोध्या, यहाँ क्या आएगा? अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। सेम राम मंदिर की तर्ज पर ये मंदिर बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नहीं है आगे, ठीक है, ओके। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये करंट अफेयर्स का वीडियो न केवल पसंद आया होगा, बहुत बल्कि बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से आप लोगों से विनती करता हूँ, आशा करता हूँ, अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो और मुझे प्रेरित करने का आपका मन हो, मैं आगे और भी बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरे फ्यूचर रेडी क्लासेस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए, सुझाव भी दीजिए। आपके सुझाव मैं अपने दिल पे रखूँगा, ठीक है। और लोगों को भी इसको फॉरवर्ड करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, शेयर करें, इसको लाइक करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नरेंद्र सिंह राजावत आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।